गुड मॉर्निंग, मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में हमने लास्ट वीडियो में नई यूनिट जो थर्ड यूनिट है एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो स्टार्ट की थी और हमने उसके अंदर जो के पास में एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल फैक्टर थे, सामान्य गुणधर्म थे, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनका जो परमाणुकीय आकार है उसका अध्ययन किया था। आज आपके पास में टॉपिक है नेक्स्ट गुण उसका है आपके पास में तीसरा आयनन विभव। आयनन विभव आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयनन विभव, इसको हम आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, आयनन विभव क्या होता है? सबसे पहले आयनन विभव का मतलब यह है कि आपके पास में कोई भी एक मोल विलगित गैस या परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं आयनन विभव। ठीक है, यानी कि एक मोल विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से, जिसको हम संयोजी कोश भी कह सकते हैं, बाह्यतम कोश या संयोजी कोश, बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव कहते हैं। आयनन विभव कहते हैं। आयनन विभव को आईपी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास में जो आयनन विभव है उसकी डेफिनेशन है कि आपके पास में जैसे आपके पास में सोडियम परमाणु है, इसका आपके पास में बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। इसके संयोजी कोश में आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं आयनन विभव। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनन विभव। साथ में आपके पास में क्या है, आयनन विभव को हम आईपी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। आपके पास में सोडियम परमाणु है, सोडियम परमाणु के एक मोल विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसे हम कहते हैं आयनन विभव। ठीक है, इसी के साथ में देखो अब बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट चल रहा है तो बात करें क्षार धातुओं की। क्षार धातुओं का आकार अपने आवर्त में सर्वाधिक होता है
सर्वाधिक होता है। आकार बड़ा होने के कारण, आकार बड़ा होने के कारण, बड़ा होने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होने के कारण, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होने के कारण, कम होने के कारण इनका आयनन विभव, इनका आयनन विभव अपने आवर्त में, अपने आवर्त में सबसे कम होता है। आकार बड़ा होता है, ठीक है। आकार बड़ा होने के कारण जेड इफेक्ट, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, कम होता है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो आपके पास में एनर्जी है वो हमें कम चाहिएगी, एनर्जी कम चाहिएगी तो आपके पास में क्या होगा, जो आयनन विभव है वो भी क्या होगा, कम होगा। इसी के साथ में जो आपके पास में देखो क्षार धातुओं का आकार अपने आवर्त में सर्वाधिक होने के कारण, सर्वाधिक होने के कारण या बड़ा होने के कारण जेड इफेक्ट कम होता है। और जेड इफेक्ट कम होगा तो वहाँ पे आपके पास में बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो वहाँ पे जो आयनन विभव है वो भी आपके पास में क्या होगा, कम होता है, ठीक है। आयनन विभव आपके पास में क्षार धातुओं का, क्षार धातुओं का आईपी का मान कम होने का मुख्य कारण, कम होने का मुख्य कारण या कम होने का मुख्य कारण इनकी संयोजकता, इनकी संयोजकता +1 होती है। क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उस एक इलेक्ट्रॉन के निकलने के पश्चात जो कोश है, बाह्यतम कोश है, वो भी वहाँ से हट जाता है, जिसके कारण आपके पास में ये जो क्षार धातु हैं एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात नोबल गैस के समान अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, जिसके कारण उनकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इसलिए आपके पास में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। इसी के साथ ही आप देखते हैं कि आपके पास में क्षार धातु हैं, उनका जो आयनन विभव है, प्रथम आयनन विभव क्या होता है, द्वितीय जो आयनन विभव है उसमें कितना डिफरेंट होता है, क्यों होता है, वो देखते हैं। इसको आप नोट करो। पहले इसकी डेफिनेशन है, और डेफिनेशन के साथ में आपके पास में जो क्षार धातु हैं अपने आवर्त में, यानी आपके पास में 7 आवर्त हैं। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। सबसे पहला आवर्त आपके पास में क्षार धातुओं का होता है। बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में क्या होता है, आकार में कमी होती है, यानी कि इनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। आकार बड़ा होने के कारण अपने आवर्त में यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा कारण ये है कि इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। उस एक इलेक्ट्रॉन के निकलने के पश्चात, उस एक इलेक्ट्रॉन के निकलने के पश्चात ये जो या उस जो के पास में बाह्यतम कोश है उसके हटने के पश्चात इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस, शून्य वर्ग, उत्कृष्ट गैस के समान हो जाता है, जिसके कारण उनकी जो स्टेबिलिटी है, उनका स्थायित्व है, उसमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपके पास में Na और Na+ आयन में Na+ आयन आपके पास में क्या होगा, अधिक स्टेबल होगा, क्योंकि इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 आपके पास में 2 8 होता है, यहाँ पे 2 8 1 होता है, ठीक है। आगे देखो, क्षार धातु और प्रथम आयनन विभव, प्रथम आयनन विभव
किलो जूल प्रति मोल, यानी इसको अपन कह सकते हैं IP1 द्वितीय आयनन विभव, आयनन विभव, इसको हम कहते हैं IP2, और ये भी आपके पास में किस में है, किलो जूल प्रति मोल। ली ना की रब से फरियाद, ये आपके पास में 3 नंबर पे आता है, ये 11 नंबर पे आता है, ये 19 नंबर पे आता है, ये 37 नंबर पे आता है, और ये 55 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर आपके पास में लिथियम परमाणु है, इसके बाह्यतम कोश से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए 520 किलो जूल प्रति मोल। जो सोडियम परमाणु है इसके लिए आपके पास में जो एनर्जी चाहिए वो 496 किलो जूल प्रति मोल चाहिए। पोटेशियम के लिए आपके पास में 419 किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल। और जो आपके पास में रुबिडियम है इसके लिए आपके पास में 403 किलो जूल प्रति मोल। और सीजियम का आकार सर्वाधिक होने के कारण इसके लिए आपके पास में सबसे कम आयनन का मान किसका कम होता है, सीजियम का होता है। और ये आपके पास कितना होता है, 376 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, यानी कि आपके पास में लिथियम परमाणु है। लिथियम परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक 3 नंबर पे आता है आपके पास में, इसके बाह्यतम कोश में 2 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे 2 8 1 होता है, 2 8 8 1 होता है, 2 8 8 18 1 होता है। ठीक है, यानी बाह्यतम कोश में आपके पास में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब यहाँ से इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपके पास में लिथियम परमाणु में 520 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है। और सोडियम में 496 किलो जूल प्रति मोल, पोटेशियम में 419 किलो जूल प्रति मोल, रुबिडियम में 403 किलो जूल प्रति मोल, और सीजियम में 376 किलो जूल प्रति मोल। अब साथ में आपके पास में है कि लिथियम परमाणु के बाह्यतम कोश में आपके पास में वहाँ से आपके पास में एक और इलेक्ट्रॉन पड़ेगा, वहाँ से निकालना हो तो वहाँ पे आपके पास में आकार छोटा होता है, इसलिए आपके पास में यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो 7898 किलो जूल या 7298 किलो जूल, 7298 किलो जूल प्रति मोल, और 4662 किलो जूल प्रति मोल, और 3051 किलो जूल प्रति मोल। और रुबिडियम के लिए 2630 किलो जूल प्रति मोल, और यहाँ के पास में जो सीजियम है उसके लिए 2230 किलो जूल प्रति मोल। इतना डिफरेंट क्यों है, यानी कि आपके पास में देखो सोडियम परमाणु है, ये आपके पास में सोडियम परमाणु है, इस सोडियम परमाणु से आपके पास में IP1 यानी कि जो Na+ है, इसके लिए जो आपके पास में एनर्जी चाहिए वो कितनी चाहिए, 520 किलो जूल प्रति मोल चाहिए। और फिर आपके पास में यहाँ से आपके पास में IP1 फर्स्ट है, IP2 के लिए, ये लिथियम के लिए आपके पास में लिथियम ले लेते हैं यहाँ पे, लिथियम और लिथियम प्लस, और Li+2 के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो आपके पास में है 7298 किलो जूल प्रति मोल। अब इसको समझो, क्वेश्चन क्या आता है, क्या इसमें अपने को समझना है। सबसे पहले हमें ये याद रखना है, क्वेश्चन क्या आता है कि आयनन विभव के ऊपर टिप्पणी लिखो। और एक क्वेश्चन आता था आपके पास में कि NaCl बनता है, NaCl2 नहीं बनता, इसका कारण भी हम यहीं देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपके पास में लिथियम परमाणु, लिथियम परमाणु के बाह्यतम आपके पड़े यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे आपके पास में 1। ठीक है, सबसे पहले लिथियम परमाणु का बाह्यतम के पास में देखो, क्षार धातु में हम
क्षार धातु वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणुवीय आकार में वृद्धि होती है, और परमाणुवीय आकार में वृद्धि होने पर वहाँ पे जेड इफेक्ट का मान क्या होता है, कम होता है। यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होने के कारण, यानी कि जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के द्वारा कम बल से क्या होता है, आकर्षित होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ इस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं। लिथियम के लिए 520, सोडियम के लिए 496, 419, 403 और 376। यानी कि आपके पास में जो आयनन विभव का मान है, आयनन विभव का मान एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता जाता है, जिसका प्रमुख कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का कम होना है। ठीक है, अब देखो द्वितीय आयनन विभव की बात करते हैं। अब लिथियम परमाणु 3 नंबर पे आता है। इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे अपन सोडियम की बात भी साथ कर लेते हैं। ठीक है, Ip1 Na+, Ip2 Na+2। Na+ के लिए आपके पास में जो एनर्जी है वो है 496 किलो जूल प्रति मोल है, और आपके पास में ये आपके पास में है 4662 किलो जूल प्रति मोल है। ठीक है, अब देखो आपके पास में Na+ और Cl- से आप NaCl बना सकते हैं। अगर आपके पास में Na+2 लेना हो तो आपके पास में इतनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी कि आपके पास में जो आयनन विभव है वो क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाता है। इसी के साथ में देखो सोडियम परमाणु आपके पास में 2 8 1 2 8 2 और 7, यानी कि आपके पास में जो 2 7 है, यानी कि आपके पास में यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इस विन्यास से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो नोबल गैस के समान हो जाता है। नोबल गैस के समान होने के कारण इसका स्थायित्व या इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत अधिक होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस कंडीशन में यहाँ का जो आयनन विभव है वो आपके पास में 4662 होता है, यानी कि आपके पास में Na+ आयन से 1 इलेक्ट्रॉन और मुक्त कराने के लिए बहुत अधिक एनर्जी चाहिए। यहाँ पे 496 चाहिए थी, यहाँ पे आपके पास में कितनी है, 4662, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण। और दूसरा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो कहाँ से निकलता है आपके पास में, यानी आपके पास में जो Na+ है वो नोबल गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है। स्टेबिलिटी बहुत अधिक होने के कारण यह Na+ का निर्माण करता है, NaCl2 का निर्माण नहीं करता। भाई कई बार क्वेश्चन आता है कि NaCl यौगिक बनता है, NaCl यौगिक बनता है जबकि NaCl2 नहीं, NaCl2 नहीं। ये आ सकता है, ये आपके पास में ऐसे भी दे सकता है NaCl यौगिक स्थायी होता है, स्टेबल होता है, स्थायी होता है जबकि NaCl2 अस्थायी। दोनों में एक ही बात है, NaCl यौगिक बनता है जबकि NaCl2 नहीं बनता है। इसका मुख्य कारण हमने देख लिया है कि आपके पास में NaCl में जो Na की संयोजकता है आपके पास में +1 है, यानी कि आपके पास में Na से Na+ बनाने के लिए आपको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी 496 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है। Na+ से Na+2 आयन बनाने के लिए, Na+ आयन से Na+2 आयन बनाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण, दूसरा उसका जो स्थायित्व है वो कम होने के कारण आपके पास में जो NaCl2 है वो कम स्थायी होता है। ठीक है, और इन दोनों में आप कंपैरिजन याद कर लेना। 520 आपके पास में 7298, 4662, 300, 3051, 2630 और 2230 किलो जूल प्रति मोल जो एनर्जी है, यानी कि आपके पास में जो +2 आयन वाला है, क्योंकि आपके पास में जो प्रथम वर्ग है क्षार धातु हैं, क्षार धातु की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, वो आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण वो दूसरी संयोजकता में कम स्टेबल होते हैं, इसलिए Na+2 आयन नहीं बनता है। Na+2 आयन नहीं बनेगा तो NaCl2 आयन भी नहीं बनेगा।
ठीक है। इसी के साथ में हम देखते हैं, अब बात करते हैं हम क्षारीय मृदा धातुओं की। क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, और इनके लिए भी आपके पास में प्रथम आयनन विभव, प्रथम आयनन विभव IP1 वो आपके पास में किस में है, किलो जूल प्रति मोल में है। द्वितीयक आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव और IP2 ये भी किस में है, किलो जूल प्रति मोल में है। ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। ठीक है। ये आपके पास में आता है 2 नंबर पे, वो 4 नंबर पे, ये आता है आपके पास में 12वें नंबर पे, ये आपके पास में आता है 20 नंबर पे, ये आपके पास में आता है 38 नंबर पे, और जो बेरियम है वो आता है आपके पास में 56 नंबर पे, और ये आता है आपके पास में 88 नंबर पे। ठीक है। और जो आपके पास में बेरिलियम है, इसका जो प्रथम आयनन विभव है वो होता है 899 किलो जूल प्रति मोल। यानी कि Be+ आयन बनाने के लिए तो आपके पास में एनर्जी है वो कितनी होती है, 899 होती है। फिर आपके पास में 737 किलो जूल प्रति मोल, फिर आपके पास में 590 किलो जूल प्रति मोल। यानी कि आपके पास में जो क्षारीय मृदा धातु वर्ग होता है उसकी सांद्रता 2 होती है, उनके पायतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकता है। पहले इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए आपके पास में ये एनर्जी चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसको त्यागने के लिए आपके पास में फिर एनर्जी आएगी। ठीक है। फिर आपके पास में स्ट्रांशियम है 549 किलो जूल प्रति मोल, 503 किलो जूल प्रति मोल, 509 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है। ये इनका प्रथम आयनन विभव हो गया है। फिर आपके पास में द्वितीय आयनन विभव 1757 जो प्लास्टिक का युद्ध हुआ था, किलो जूल प्रति मोल, 1450 किलो जूल प्रति मोल, और फिर आपके पास में 1146 किलो जूल प्रति मोल, 1064 किलो जूल प्रति मोल। फिर आपके पास में जो बेरियम है इसके लिए आपके पास में 965 किलो जूल, 965 किलो जूल प्रति मोल, और 979 किलो जूल प्रति मोल। ये आपके पास में क्षारीय मृदा धातु आयन के लिए प्रथम और द्वितीय आयनन विभव है। ठीक है। जैसे अपन मैग्नीशियम की बात करें, Mg282, यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालें, Mg+ 1 इलेक्ट्रॉन 281, ये आपके पास में IP1 है, ये आपके पास में IP2 है, और Mg+2, और फिर आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन 28। ठीक है। और मैग्नीशियम की ये वाली एनर्जी चाहिए, वो चाहिए आपको 737 किलो जूल प्रति मोल, 737 किलो जूल प्रति मोल चाहिए, और ये आपके पास में 1450 किलो जूल प्रति मोल। इसको आप नोट करो, फिर हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं में देखो, अब आपके पास में क्वेश्चन बनता है कि आपके पास में MgCl की तुलना में MgCl2 अधिक स्टेबल होता है। MgCl की तुलना में, क्योंकि Mg+ आयन बनेगा, Mg+ वाला है,
इसमें आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बायतम कोष में, अनस्टेबल होगा, ठीक है। फिर आपके पास में इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो 2 8 यानी कि नियोन नोबल गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण इसकी जो स्टेबिलिटी है उसमें इंक्रीजिंग होती है, जो स्टेबिलिटी है उसमें वृद्धि होगी, तो ये आपके पास में जो MgCl2 कंपाउंड है वो बनेगा, स्टेबल होगा, ठीक है। अब देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, वही आपके पास में यहाँ से है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणुवीय आकार में वृद्धि होने के कारण, परमाणुवीय आकार में वृद्धि होने के कारण जेड इफेक्ट के मान में क्या होती है, कमी होती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी होती है, यानी आपके पास में नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता में या प्रवृत्ति में कमी होगी। उस कंडीशन में आपके पास में जेड इफेक्ट कम होगा, तो वहाँ पे आयनन विभव का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि आपके पास में यहाँ पे आपके पास में 899, यानी जो आपके पास में बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आकार बड़ा होगा तो बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ आपके पास में क्या है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर IP का मान क्या होता है, घटता जाता है, आकार बढ़ेगा, यानी कि आपके पास में जो आयनन विभव है आकार प्रोपोर्शनल 1/IP, आकार बढ़ेगा तो आपके पास में IP का मान क्या हो जाएगा, कम, और आपके पास में आकार घटेगा तो IP का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि फिर आपके पास में देखो अब इनके बाह्यतम कोष में आपके पास में क्या होते हैं, 2 8 2 2 8 8 2, यानी बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि क्षारीय मृदा धातु जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास में द्विसंयोजी होते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए 899 किलोजूल प्रति मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है, और इसका जो द्वितीय आयनन वो है वो भी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे देखो 1757 ही है, लेकिन यहाँ पे आपके पास में कितना है, बहुत अधिक है, 7000 है, यहाँ पे आपके पास में 1757 है, यानी कि आपके पास में यहाँ पे कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसलिए क्षारीय मृदा धातु जो तत्व हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकते हैं, इसलिए आपके पास में इनकी जो संयोजकता है वो द्विसंयोजी होते हैं, यानी कि ये द्विसंयोजी कंपाउंड में क्या होंगे, स्टेबल होंगे। MgCl2 MgCl की तुलना में क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। इसको आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इनमें किसी से भी क्वेश्चन बना सकता है, जैसे आपके पास में यही दे दिया क्वेश्चन है, MgCl यौगिक की तुलना में, MgCl यौगिक की तुलना में, MgCl यौगिक की तुलना में MgCl2 यौगिक अधिक स्थायी होता है, अधिक स्थायी होता है। MgCl यौगिक की तुलना में MgCl2 कंपाउंड क्या होता है, अधिक स्टेबल होता है। इसका कारण वही है, आपके पास में देखो Mg एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, Mg प्लस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 8 1 रहेगा, कम स्टेबल रहेगा। यहाँ पे पास में बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, एक इलेक्ट्रॉन और त्यागने के बाद में आपके पास में क्या बना लेता है, Mg+2 बना लेता है, जो आपके पास में 2 8, यानी कि आपके पास में नोबल गैस के समान, नोबल गैस के समान, यानी +2 कंडीशन में आपके पास में नोबल गैस के समान आपके पास में क्या रखता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, ठीक है। उस कंडीशन के पास में Mg+2 वाला जो आयन है वो Cl के साथ में रिएक्शन करके MgCl2 कंपाउंड बनाएगा, वो आपके पास में मोर स्टेबल होगा, किसकी तुलना में, MgCl की तुलना में, या आपके पास में MgCl बनाएगा, ठीक है। तो आपके पास में जो Mg+2 आयन वाला कंपाउंड है, यानी MgCl2 कंपाउंड है, वो MgCl से क्या होगा, स्टेबल होगा, यानी कि आपके पास में ये द्विसंयोजी कंपाउंड में स्टेबल होंगे, क्षारीय मृदा धातु, और जो आपके पास में क्षार धातु हैं वो एक संयोजी कंपाउंड में क्या होते हैं, अधिक स्टेबल होते हैं।
ये आपके पास में था आयनन विभव, ठीक है। इसमें आपके पास में शॉर्ट नोट पूछेगा तो आपके पास में दोनों का जो आयनन विभव है वो लिख देना, डेफिनेशन लिख देना, और आप लिख देना एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है। आपके पास में आकार में वृद्धि होने के कारण, जहाँ आपके पास में जेड इफेक्ट का मान कम होने के कारण इनका जो आयनन विभव का मान है वो आपके पास में क्रम में कमी होती है, लगातार घटता जाता है, ठीक है। और आपके पास में साथ में लिख देंगे आपके पास में NaCl कंपाउंड स्टेबल होता है, NaCl2 कम स्टेबल होता है, MgCl2 स्टेबल होता है, MgCl कम स्टेबल होता है। वो आपके पास में आयनन विभव के आधार पे बता देंगे कि आपके पास में कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात नोबल गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेगा, वो कंपाउंड क्या होगा, अधिक स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा, ठीक है। आगे आपके पास में नेक्स्ट वीडियो में इनकी ज्वाला परीक्षण क्या है, इनका गलनांक क्वथनांक क्या है, उनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।